भट्टी की तरह तप रही है। बबीता जरा रोटी गिन लो, हम सबके खाने के लिए पूरी तो पड़ जाएगी, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं दोबारा रोटी नहीं बनाऊंगी। चूल्हे की आंच धाएं धाएं शरीर में लग रही है। पसीने में लथपथ बबीता परात की रोटी गिनती करती है। ये तो कुल मिलाकर 12 से 15 रोटी बन पाई हैं। इतने में हमारे इतने भरे पूरे परिवार का पेट कहाँ से भर पाएगा। हमारे पांचों के पति को, हमें और माँ जी को मिलाकर 11 जने खाने के लिए हैं। चावल चढ़ाना पड़ेगा। बबीता के ऐसा कहने पर मंजली बहू फुलवा मुरझा कर कहती है, पकाने के लिए रसोड़े में चावल भी तो होना चाहिए। राशन पानी साग सब्जी सब कुछ खत्म हो गया है। आज क्या हम पांचों अपने पतियों को छूछे रोटी परोसेंगे? चिंता मत करो, मैंने रात को आधा किलो दूध लाकर दही जमा दिया था। सब लोग थोड़ा थोड़ा दही के संग रोटी खा लेंगे। वैसे भी गर्मी के मौसम में मसाले वाली साग सब्जी तो चित्त पर भी नहीं चढ़ती है। ऐसा बोलकर किरण कोने में रखे दही के भगोने से जैसे ढक्कन हटाती है तो उसे दही के अंदर से सड़न सी बदबू आती है, जिससे पांचों नाक से कोड़ लेती हैं। इतनी भीषण गर्मी के चलते रात की जमी हुई दही सुबह तक खट्टी पड़ गई। अब इसे गाय की नादी में डालाओ। आज अगर हमारे घर के अंदर एक फ्रिज होता तो खाने की चीज इतनी बर्बाद नहीं होती। तभी उस खट्टी दही को देखकर बड़ी बहू सविता का जुगाड़ सूझता है। इधर लाओ इस दही को, मुझे दो। इसमें पैसे लगे हैं, फेंकने से तो कोई लाभ नहीं होगा। मैं इसे भिगोकर सबके लिए चीनी डालकर लस्सी बना देती हूँ, इस्तेमाल हो जाएगा। किरण, मटके से ठंडा पानी निकाल देना। किरण मटके के अंदर से लोटा भरकर पानी निकालती है, जिसमें हल्का गर्माहटपन था। ये क्या, इस मटके में पानी भरने का कोई फायदा नहीं। कितने घंटे पहले भी पानी भरकर क्यों न रख दो। पानी बिल्कुल भी ठंडा होने का नाम नहीं लेता, जबकि मिट्टी की तासीर तो ठंडी होती है। मुझे लगता है इस मटके का मिट्टी चिकना हो गया है। किरण, खराबी मटके में नहीं, बल्कि गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि धरती धधक रही है। और हमारे पास मटका रखने के लिए स्टैंड नहीं है ना, इसीलिए पानी ठंडा नहीं हो पाता। और ये जब से अप्रैल का महीना चढ़ा है, मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ कि स्टैंड खरीद कर ला दो। लेकिन हमारे पति लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। बस 2 टाइम की रोटी खिलाकर हम पर उपकार कर रहे हैं। हमारे घर में एक भी ढंग की चीज नहीं है, ना पलंग है, ना कपड़े रखने की बढ़िया अलमारी है। इन सब चीजों के बिना तो टाइम कट भी जाए, लेकिन गर्मी के मौसम में बिना फ्रिज और कूलर के गुजारा नहीं है बिल्कुल भी। अब किरण पांचों बहुएं एक दूसरे से अपना दुखड़ा बांटती हुई दिल दुखी कर लेती हैं। जहां आज के मॉडर्न जमाने में कूलर फ्रिज का प्रचलन हर परिवार में भी आम हो गया है, वहीं शोभा देवी की पांचों बहुएं बड़ी गरीबी में, इन चीजों के अभाव में भीषण गर्मी में जिंदगी बिता रही हैं। पांचों के पति अलग अलग काम धंधे करते हैं। एक भाई कबाड़ी का सामान खरीदता बेचता है, 2 भाई अमीर कोठियों के बगीचे की देखभाल करते हैं और एक भाई महज 4 से 5 हजार की तनख्वाह पर बिजली की चीजें ठीक करने का काम करता है। सबकी तनख्वाह से 2 टाइम की रोटी खाने के बाद कुछ भी नहीं बचता। सविता, जल्दी से रोटी परोस दो ताकि खाकर निकलूंगा। जी परोस दिया है, खा लीजिए। क्या बात है सविता भाभी, बड़ी खिसियाई सी लग रही है। और आपके चारों देवरानी ने भी मुंह फुला रखा है, लगता है गर्मी माथे पर चढ़ गई है। शाम के ऐसा कहते फुलवा भड़क जाती है। आप भाई लोगों को हमारी दुख परेशानी से कोई लेना देना थोड़ी ना है। आप लोग तो सारा दिन बाहर रहते हैं इस टूटे मकान में, सारा दिन गर्मी में तपना तो हम बहुओं को पड़ता है। कम से कम छत की मरम्मत ही करवा दीजिए। दोपहर होते ही धूप की किरणें सीधे छत के टूटे भाग से अंदर पड़ती हैं। फिर से वही बात, अरे तुम लुगाइयों की सवेरे सवेरे लड़ाई झगड़ा करने की लत बन गई है क्या? अरे पैसे क्या पेट पर उग रहे हैं? गुस्से में शाम खाने से उठ जाता है। तभी सास, श्याम बेटा, ऐसे खाने के बीच में से नहीं उठते, अन्न का अपमान होता है, खा ले। भूख मर गई माँ, बोल दो अपनी बहू को, खा लेंगे यहीं। पांचों धूप में काम पर निकल जाते हैं। तभी शोभा कहती है, मंजली बहू, क्या जरूरत थी तुझको पंखे कूलर की बात छेड़ने की? पहले ही काम धंधा नहीं चल रहा है, परेशान है पांचों। माँ जी सही कह रही है फुलवा, हमारे पति लोगों से जितना बन पड़ रहा है बेचारे कर तो रहे हैं। चलो, हमें जंगल से ईंधन लेने भी जाना है। अभी मौसम में थोड़ी ठंडक है, चलो चलते हैं, वरना दोपहर होते होते मिर्ची जितनी तेज धूप लगती है। फिर पांचों बहुएं बाजार के रास्ते होते हुए जंगल जाने लगती हैं, जहां एक आदमी जमीन पर बिल्कुल घास वाली डिजाइन की सुंदर सुंदर कालीन, चटाई और चीजें बेच रहा था। ये बढ़िया घास वाली कालीन चटाई ले लो, खरीद लो बहन जी कालीन। ये कालीन अपने घर में ले जाकर बिछाओगी तो शोभा बढ़ जाएगी। सच में ये घास के डिजाइन वाला कालीन देखने में कितना प्यारा लग रहा है। दाम क्या है भैया? ये छोटा वाला 500 रुपए का पड़ेगा और ये बड़ा वाला 1500 का। रेट सुनकर पांचों के होश उड़ जाते हैं। इतना छोटा कालीन 500 का? बड़ा महंगा लगा रहे हो, हमें नहीं चाहिए। अरे जब लेने की औकात नहीं तो छुआ क्यों? चलो फूटो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं बोनी खराब करने। आदमी बेचारे जुगाड़ू बहुओं को सड़े बाजार लज्जित करता है। मुंह लटकाकर पांचों जंगल आती हैं। जंगल काफी घना था, मोटे मोटे तने वाले पेड़, खूब शाखों पत्तों से भरा हुआ था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी।
जंगल की जमीन हरी हरी घास से भरी हुई थी। वैसे जब से जमीन में से ये धूप घास उगी है, जंगल देखने में कितना सुंदर लग रहा है और जमीन भी बिल्कुल बर्फ जितनी ठंडक भरी है। काश कि हमारा घर भी ठंडा रहता इतना। किरण की इस बात पर सविता बबीता के दिमाग की बत्ती एक साथ जलती है और उनका दिमाग चल पड़ता है। वैसे हम चाहें तो जुगाड़ लगाकर अपने घर को घास का घर बना सकते हैं, पर क्या ये जुगाड़ करने के बाद हमारा घर गर्मी में ठंडा रहेगा? हाँ बिल्कुल, पहले के लोग तो घास फूस की मड़ई में कितना सुख और शांति भरा जीवन व्यतीत करते थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब फिर देर किस बात की है, इस धूप घास को उखाड़ना चालू करते हैं। पांचों उस हरी घास को अपने घर ले आई और कड़कड़ाती धूप में ही छत तैयार करने लगती हैं। बबीता, गहना छत का कोना कोना अच्छे से ढक देते हैं और घास चाहिए तो बता देना। नहीं, इतने घास से बात बन जाएगी। फिर दोनों बहुएं घास की टिकाऊ छत बनाती हैं और जिन भी दीवार से मिट्टी झड़ रही थी और दरार पड़ी थी उस पर भी घास लगा देती हैं, जब घास के घर में ठंडक छा जाती है। अरे बहुओं, तुम्हारा ये जुगाड़ तो कारगर था। अब घर में बिल्कुल भपका और घमस नहीं लग रही है। वैसे थोड़ी घास बच रही है, मैं इस मटके के चारों तरफ लगा देती हूँ, क्या पता पानी ठंडा रहे। किरण बची हुई घास मटके पर लगा देती है। थोड़ी देर बाद देखो, अब इस मटके का पानी बिल्कुल फ्रिज के बर्फ के पानी जितना ठंडा हो गया है। हम चाहें तो जुगाड़ लगाकर अपने लिए घास के बेड, बिस्तर, फर्नीचर भी बना सकते हैं। पांचों बातचीत कर रही होती हैं, तभी राकेश रेडी पर कबड्डी का पलंग और कूलर खरीद ले आता है। हे भगवान, राकेश ये कूड़ा कबाड़ा घर में किस लिए उठा लाया? एक तो पहले ही गर्मी कहर बरसा रही है। माँ, तुम्हारे शरीर में दर्द रहता है, तुम्हारे सोने के लिए लाया हूँ मजबूत और टिकाऊ बेड। देखने में कितना खोखला लग रहा है, पता चले इसके अंदर खटमल भरे पड़े हों। तभी सविता जुगाड़ू दिमाग चलाती है। माँ जी, वैसे लकड़ी तो सच में मजबूत लग रही है, हम इसकी कल मरम्मत कर देंगे। नया पलंग खरीदने जाएंगे, 10-12 हजार से कम नहीं लगता है। अगले दिन पांचों दोबारा से जंगल जाते हैं। बहुत सारे घास के बोझे इकट्ठा करके घर लाते हैं, जिससे वो पलंग के चारों तरफ लगाकर बिल्कुल नई जैसा बना देते हैं। देखो, ये पलंग तो बिल्कुल नया जैसा बन गया, कितना लचीला भी है। माँ जी, अब आराम से सो पाएंगे। बस किसी तरह हमारे घर में एक फ्रिज कूलर भी लग जाए तो दुख दूर हो जाएगा। वैसे जेठ जी जो फ्रिज लेकर आए हैं उसे बनाने का प्रयास करते हैं, क्या पता चल जाए। पांचों बहुएं घास और लकड़ियों से उसे फ्रिज की जंग खाई बॉडी की मरम्मत करती हैं और बिजली की दुकान से तार खरीद कर लाती हैं, जिससे उनका जुगाड़ू घास वाला फ्रिज फर्स्ट क्लास चल पड़ता है। क्या बात है, हमारी जुगाड़ू बीवियों का तो जवाब नहीं। इस घास के फ्रिज के अंदर कितनी ठोस बर्फ जमी है। फिर पांचों बहुएं मिलजुल कर सबके लिए खाना और बर्फ डालकर ठंडा बूंदी रायता बनाकर परोसती हैं। इसी तरह वक्त गुजरता है। फिर एक रात, माँ, क्या बात है गहना, ऐसे पेट पकड़ के क्यों खड़ी हो? कहते हुए भी लाज लग रही है। सविता भाभी, मुझे शौच जाना है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें जंगल में ले चलती हूँ। दोनों बहुएं भय खाते हुए जंगल में जाती हैं, जहाँ रह रहकर खूंखार जानवर की आवाज से वो डर जाती हैं। इतनी रात के जंगल में शौचालय जाना बड़ी गंभीर समस्या है। पता नहीं कब हम लोगों के पति हमारे लिए टॉयलेट बनवाएंगे। मुझे तो लगता है अब हमें अपने खातिर खुद जुगाड़ू संडास बनाना होगा। सुबह होते बबीता आंगन की एक तरफ की जमीन खोदना चालू कर देती है। अरे, तुम आंगन में गड्ढा किस लिए खोद रही हो? नहाने के लिए? तालाब बना रही हो क्या? अब ऐसे ख्याल अच्छा है, मगर हम सबके शौचालय की हौदी बना रही हूँ। बस फिर हम ईंट की सीट बिठा लेंगे। पांचों कठिन परिश्रम करके जंगल से घास, मिट्टी, लकड़ी लाकर जुगाड़ू टॉयलेट बना लेती हैं। देखो, अब हमें शौचालय के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने नहाने के लिए घर के पीछे वाले हिस्से में तालाब बना लेते हैं, फिर जब मन चाहे नहा पाएंगे। ख्याल तो अच्छा है। अब पांचों घर के पीछे मिट्टी खोद कर अपने लिए एक स्विमिंग पूल सा बना ली थी और उसने नदी का पानी लबालब भर देती हैं और घास की कुर्सी, आराम करने का टेबल और छतरी भी लगा लेती हैं। और इस तरह बहुएं गर्मी में घास से जुगाड़ लगाकर अपने दुख मिटा लेती हैं। गरीब जमुना झोपड़ी में लालटेन जलाकर बेटी के लिए शादी का जोड़ा सिल रही होती है। बस लहंगे पर एक आखिरी धागा चलाना है, फिर मेरी योग्यता के लिए शादी का जोड़ा तैयार हो जाएगा। उस गरीब बूढ़ी माँ की आंखें लगातार सिलाई करने के चलते लाल पड़ चुकी थी, लेकिन दिल में एक उम्मीद लगी हुई थी कि लगभग 3-4 बजे रात तक शादी का जोड़ा तैयार करके जमुना मशीन पर सो जाती है। अगली सुबह, माँ उठ जाइए, चाय पी लीजिए। धन्यवाद बेटिया, सिलाई करते करते यहीं आंख लग गई। तभी लक्ष्मी वो खूबसूरत लहंगा देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह माँ, ये शादी का जोड़ा कितना खूबसूरत है, आपने मेरे लिए सिला है।
नहीं बेटी, ये शादी का लहंगा मैंने तेरे खातिर नहीं बल्कि तेरी बड़ी जीजी के लिए सिला है। तुझे तो पता है ना, उसका रिश्ता ऊंचे खानदान में लगा है तो लहंगा भारी होना चाहिए। बाकी तेरे कन्यादान के लिए मैंने ये साड़ी निकाली है। अपनी बहन योगिता के लिए भारी सा खूबसूरत लहंगा और अपने खातिर पुरानी सी साड़ी देखकर लक्ष्मी का दिल छोटा हो जाता है। फिर भी वह दुखड़े को समझते हुए डबडबाई आंखों से कहती है, माँ ये साड़ी अच्छी है, मैं पहन लूंगी। जुग जुग जीती रहे मेरी बच्ची। इतने में झोपड़ी के बाहर एक हाईफाई गाड़ी आती है जिसमें से अमीर बेटी काफी सारे शॉपिंग बैग्स लिए हुए ठाठ से अंदर आती है। योगिता मेरी बच्ची तू आ गई। तेरी गरीब दर्जी माँ ने तेरे खातिर शादी का लहंगा सिलाए, नाप कर देख ले। लहंगा देखकर योगिता घमंड से कहती है, माँ तुम्हें ये बकवास सा मरून कलर ही मिला था मेरी शादी का जोड़ा सिलने के लिए। ये कलर मुझ पर बिल्कुल भी नहीं खिलेगा। मैं अपनी शादी में खूबसूरत ब्राइडल लगना चाहती हूँ और वैसे भी मेरी सास ने मुझे पूरे 10 लाख का जोड़ा दिलवाया है तो मैं वही पहनूंगी। वैसे भी रिवाज तो यही है कि दुल्हन ससुराल से आया जोड़ा पहनती है। अपनी अमीर बेटी का बोलचाल एकदम से बदला देखकर जमुना का दिल टूट जाता है। दीदी माँ ने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए ये लहंगा सिला है, तुम मुंह दिखाई में पहन लेना, माँ का दिल रह जाएगा। प्लीज लक्ष्मी अब तुम लेक्चर मत झाड़ो। ऑलरेडी मेरी सास ने मुझे मुंह दिखाई रिसेप्शन दोनों की ड्रेस दिलवाई है तो तुम ये शादी का लहंगा मेरी तरफ से सौगात समझ लो। वैसे तो लक्ष्मी योगिता जमुना की सगी बेटियां थी, लेकिन लक्ष्मी का स्वभाव त्याग समर्पण और बड़प्पन भरा था, जबकि योगिता घमंडी अकड़ू किस्म की थी। जहां बड़ी बहन की दौलतमंद परिवार में शादी होती है तो वहीं गरीब लक्ष्मी की शादी एक मामूली से घर में होती है। योगिता मेरी बच्ची। गरीब माँ जैसे गले मिलने के लिए बढ़ती है तो अमीर बेटी घमंड से कहती है, माँ प्लीज ये मेलोड्रामा मत करो। मैं कोई 7 समुंदर पार नहीं जा रही, ससुराल जा रही हूँ। उफ कितनी गर्मी है। विदाई के अंतिम क्षण में भी योगिता बिना मिले जुले एयर कंडीशनर कार में बैठकर विदा हो जाती है। वहीं गरीब बेटी दामाद पैर छूते हैं। प्रणाम माँ जी। खूब खुश रहिए दामाद जी। माँ मैं सौभाग्यशाली हूँ जो तुम्हारे हाथों के बनाए जोड़े में मेरी विदाई हो रही है। अपना ख्याल रखना माँ। देखते देखते दोनों अमीर गरीब बेटियों की शादी को गुजरे 1 महीना लग जाता, जहाँ गरीब ससुराल में लक्ष्मी गर्मी में खाना बनाती है। हे भगवान, इस गर्मी के चलते घर में कितना भपका और घमस मच गया है। लक्ष्मी बहू तू कैसे खाना बना रही है? चूल्हे की धाएं धाएं आंच लग रही है। रसोड़े में एग्जॉस्ट फैन लगवाना बड़ा जरूरी हो गया है। इस बार शाम को टेलर के यहाँ से तनख्वाह मिलेगी तो लगवा लेंगे। तभी श्याम मुंह लटका कर घर आता है। अजी क्या बात है, आज आप बड़ी जल्दी घर आ गए? लक्ष्मी मेरा काम छूट गया। जिस टेलर के यहाँ मैं धागा काटता था उसने कम तनख्वाह में नई कारीगर रख ली है। ये सुनकर कलावती चिंता में आ जाती है। हे भगवान, पता नहीं बड़े लोगों को गरीबों के पेट पर लात मारकर क्या मिल जाता है। बहू अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? माँ जी चिंता मत कीजिए, जब तक इनको नौकरी नहीं मिल जाती मैं घर में सिलाई कर लूंगी। घर का खर्चा निकालने के लिए जहाँ लक्ष्मी परिस्थितियों से लड़ रही थी वहीं अमीर बहन की जिंदगानी अच्छी चल रही थी। योगिता बहू, आज शाम की पार्टी में तुझे यही ड्रेस पहनना है। पर मम्मी जी ये गाउन बैकलेस है, मुझे शर्म आती है। योगिता बहू, अब तो स्टैंडर्ड खानदान की बहू है, तेरा पति फैशन डिजाइनर है तो तू इस तरह की ड्रेस पहनने की आदत डाल ले। जी मम्मी जी। अरे वाह, कितनी मॉडर्न सास है मेरी। मेरे तो मजे ही मजे। बस ये तो शरीफ बनकर दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी करनी पड़ी मुझे। इस तरह समय गुजर रहा था। फिर एक दिन, ये क्या लक्ष्मी, आज सूखी सूखी रोटी परोस रही हो? क्या बात है, सब्जी नहीं थी क्या बनाने को? नहीं जी, 2 आलू पड़ा था तो उसकी भुजिया बनाकर सासू माँ के लिए रखी है। आप और मैं नमक से रोटी खा लेंगे। ये सुनकर कलावती का कलेजा निकल आता है। बहू, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कठिन वक्त भी देखना पड़ेगा। बहू, तेरी बड़ी बहन की शादी तो कितने अच्छे घर में हुई है। एक बार शाम के लिए उससे नौकरी की बात करके देखना। ठीक है माँ जी, मैं बात करती हूँ। लक्ष्मी अपनी अमीर बहन को फोन लगाकर नौकरी की अर्जी करती है। लक्ष्मी, तुम्हारा पति इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं कि हाई क्वालिफाइड नौकरी मिल जाए, या अनमोल के दफ्तर में पानी पिलाने की नौकरी खाली है तो देख लो, करनी हो तो। जी ठीक है दीदी, ये कर लेंगे। इतना बोलकर लक्ष्मी फोन रख देती है। श्याम जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप जीजा जी के ऑफिस में लोगों को चाय पानी पिलाएंगे? लक्ष्मी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। अगले दिन से श्याम अनमोल के यहाँ चाय पिलाने की नौकरी कर लेता है। वहीं घर बैठकर कपड़े सिलकर लक्ष्मी थोड़ा बहुत खर्चा निकाल रही थी। सोचा था इस बार मैं सालगिरह पर माँ को एक सुंदर सी साड़ी खरीद कर दूंगी, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जुड़े हुए पैसे भी खर्च हो गए। इसी तरह सिलसिला जारी था। फिर एक दिन, मालिक चाय लाया हूँ। अरे श्याम भैया आइए ना प्लीज,
और आपको कितनी बार कहा है मुझे मालिक मत बुलाया कीजिए, आप लक्ष्मी के पति हैं। हाँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो इतने ऊंचे ओहदे पर होकर भी आप मुझ जैसे छोटे गरीब आदमी को इतनी इज्जत देते हैं। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? हाँ, वो दरअसल हमारी जोश कंपनी के लिए इतने सालों से जो डिजाइनर काम करती थी वो नौकरी छोड़ रही है। थोड़े दिनों में कंपनी में बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है। समझ में नहीं आ रहा है इतनी जल्दी नई डिजाइनर कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। अनमोल जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन लक्ष्मी एक से बढ़कर एक कपड़े डिजाइन कर लेती है। जी, तो फिर आप उन्हें कल बुला लीजिए। अगले दिन लक्ष्मी सादी सी साड़ी में कंपनी में आती है और डेमो के तौर पर बहुत ही सुंदर ड्रेस डिजाइन करती है। ब्रिलियंट लक्ष्मी जी, इतना अच्छा ड्रेस तो आज तक किसी ने कभी डिजाइन नहीं किया होगा। अगर आप हमारी कंपनी के लिए परमानेंट डिजाइनर के तौर पर काम करें तो हमारी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है। बाकी आपकी तनख्वाह 50,000 से शुरू होगी। अब लक्ष्मी दिन रात एक करके काम करती है। समय यूं ही गुजरता है। माँ के जन्मदिन में 1 हफ्ते बच गए। माँ ने सारी जिंदगी 2 साड़ी में काट दी। इस बार मैं अपनी पहली कमाई से उनके लिए ड्रेस दिलवाऊंगी। लक्ष्मी इस बारे में अपनी सास से सलाह लेती है। बहू, तेरी माँ ने तुम दोनों बहनों को जन्म दिया, उनका अधिकार है कि तुम दोनों उन्हें साल में 2 जोड़ी कपड़े दो बिना मांगे। बाकी तू तो कितने सुंदर सुंदर ड्रेस डिजाइन करती है, तो कोई अच्छी सी ड्रेस बना दे। लक्ष्मी अपनी माँ के लिए ड्रेस बनाने के लिए बाजार से बहुत महंगा मखमली कपड़ा, गोटा, मोती, सितारा खरीद कर लेकर आती है। ये कपड़ा अच्छा है, माँ को चुभेंगे भी नहीं और रंग भी खिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जमुना पड़ोसन के फोन से अपनी अमीर बेटी को फोन करती है। हेलो योगिता बिटिया, कैसी है? कितने महीने हो गए तेरी शादी को, अपनी गरीब माँ का हाल चाल तो पूछने आ जा। ओफो माँ, तुम जब देखो मुंह उठाकर फोन मत किया करो। अब मैं शादीशुदा हो गई, कल मेरे पति की कंपनी में बड़ी पार्टी है तो मुझे अपने लिए ड्रेस पसंद करना है। अरे बेटी सुन तो, मेरा जन्मदिन आ रहा है, तू आएगी ना? देख लूंगी माँ, अच्छा रखती हूँ। अकड़ती हुई योगिता फोन काट देती है। अनमोल सबको कंपनी की पार्टी में इनवाइट करता है। योगिता अपनी सास के लिए 1 लाख का ड्रेस दिलवाती है। बहू, ये डिजाइनर साड़ी तो बड़ी प्यारी है। वैसे बहू, मेरी अलमारी में कुछ पुरानी साड़ी रखी हुई है, कलर उतर गया है, तो इसे कपड़े वाली को दे देना। लाइए माँ जी, ये साड़ी मुझे दे दीजिए, मेरी गरीब माँ का जन्मदिन आ रहा है ना, यही साड़ी पैक करके भिजवा दूंगी। जमुना जन्मदिन वाले दिन अपनी अमीर बेटी के आने का रास्ता देखती है। तभी गरीब बेटी दामाद आते हैं। प्रणाम माँ, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, ये मेरी तरफ से आपको उपहार। रख दे लक्ष्मी, वहाँ इसके अंदर सस्ती सी साड़ी ही तो होगी। तभी अमीर बेटी फॉर्मेलिटी के लिए फोन करती है। हैप्पी बर्थडे माँ, मैंने आपके लिए कुछ कपड़े भेजे हैं, देख लेना, मैं पार्टी के लिए निकल रही हूँ। अच्छा ठीक है बिटिया। जमुना अपनी गरीब बेटी की लाई ड्रेस को ठोकर मारकर अमीर बेटी का तोहफा खोलती है। जरूर योगिता ने इसमें मेरे लिए कोई महंगी ड्रेस भिजवाई होगी, आखिर इतने बड़े डिजाइनर खानदान की बहू है। जमुना जैसे तोहफे को खोलती है, उसके अंदर फटी पुरानी साड़ी होती है, जिसे देख उसे दुख पहुंचता है। जिस बेटी पर मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उस बेटी ने मुझे इतना नीच समझ लिया कि साहस की उतरन भिजवाई है। मेरी यही हैसियत है भगवान। समधन जी, हर पैसे वाला बड़ा दिल वाला नहीं होता। अरे दिन रात अपने हाथों को छल्ली छल्ली करके आपकी गरीब बेटी ने ड्रेस बनाया है, आपने उसे देखना भी मुनासिब नहीं समझा। आपको लगा वो गरीब है तो कुछ सस्ता ही लाएगी। जमुना रोते हुए लक्ष्मी का दिया ड्रेस पहनकर पार्टी में आती है, जहां मीडिया वालों की नजर अमीर बेटी की पार्टी ड्रेस से हटकर गरीब माँ की पार्टी ड्रेस पर पहुंच जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं दर्शकों, ये डिजाइनर लक्ष्मी जी की माँ है, जिन्होंने इस जोश कंपनी को पिछले कुछ ही महीनों में कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया है। लक्ष्मी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ बिल्कुल, मुझ में जो हुनर है या आज मैं जो कुछ भी हूँ, वह मेरी माँ की बदौलत हूँ। माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? वैसे आपको ये ड्रेस किसने दिलवाई? ये ड्रेस मेरी गरीब बेटी ने अपने हाथों से बनाया है। मुझे गर्व है मेरी बच्ची पर, उसने मुझे मेरी बड़ी बेटी की तरह त्यागा या छोड़ा नहीं। वो मेरी अमीर बेटी की तरह दिल की छोटी नहीं, जो सास की खराब साड़ी माँ को दे। ये सुनकर सुषमा योगिता पर भड़क जाती हैं। योगिता बहू, तुझे शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत पर। जो अपनी माँ की सगी नहीं हुई, वो सास की सगी क्या होगी? योगिता का घमंड उसी पर टूटकर चूर हो जाता है। वह अपनी माँ से माफी मांगती है। माँ, मुझे माफ कर दो, दौलत के घमंड में अंधी हो गई थी माँ। माँ जी, मैं जानता हूँ आप खुद गर्ज हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कंपनी में काम करें।
ताकि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जमुना अपने दामाद का दिया प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और अपनी गरीब बेटी के साथ जमुना भी कपड़े डिजाइन करके अपने गुजारे से बढ़कर कमाने लगती है।